दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। नोटबंदी लागू हुए 1 महीना बीत चुका है। लोग कैश के लिए बैंकों के बाहर कतार में हैं। संसद में हंगामा है और अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाओं के जरिए सरकार पर सवालों की बौछार भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की सुनवाई के लिए तैयार है कि क्या नोटबंदी का फैसला असंवैधानिक है। नोटबंदी पर संसद में बहस से कौन भाग रहा है, सरकार या विपक्ष, इस सवाल पर भी होगी आज बड़ी बहस। लेकिन पहले टुनाइट टॉप 20। यूपी के फतेहपुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रैली के दौरान नोटबंदी से नाराज कुछ लड़कों ने काले झंडे दिखाए और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। काले झंडे दिखा रहे लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पीट दिया। नोटबंदी के बाद ये पहला मौका था जब सरकार के किसी बड़े नेता को सार्वजनिक रूप से ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने नोटबंदी को सबसे बड़ा स्कैम बताते हुए कहा कि सरकार सदन में इस पर चर्चा से घबरा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 1 महीने से मुझे जानबूझकर बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर मैंने संसद के अंदर बोलना शुरू किया तो भूकंप आ जाएगा और मोदी संसद में बैठ नहीं पाएंगे। नोटबंदी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने नोटबंदी का मसला उठाया और नोटबंदी को देशद्रोही कदम बताया। नोटबंदी का आज 31वां दिन है। उम्मीद थी कि लोकसभा में इस पर बहस शुरू होगी, लेकिन भारी हंगामे के बाद लोकसभा को 14 दिसंबर ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में स्टेट बैंक के बाहर पुलिस और एक वकील में जमकर भिड़ंत हो गई। पुलिस वालों ने वकील पर जमकर डंडे बरसाए। वकील बैंक में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था। कर्नाटक के बगलकोट में बैंक की लाइन में खड़े 55 साल के रिटायर्ड आर्मी अफसर को पुलिस वालों ने कई तमाचे जड़ दिए। पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। नोटबंदी की घोषणा के 31 दिन बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में बैंकों के एटीएम के बाहर लाइनें खत्म नहीं हो रही हैं। साथ ही कैश की किल्लत भी बरकरार है। आने वाले अगले 3 दिन बैंक की छुट्टी रहने वाली है। माना जा रहा है कि इससे लोगों की परेशानियां और बढ़ने वाली है। ऐसे में बैंक और एटीएम से कैश निकालने के लिए आज कई लोगों ने दफ्तरों से छुट्टी मिले रखी। नोटबंदी के बाद एटीएम के हालात पर बेंगलुरु में जेडीयू ने अनोखा प्रदर्शन किया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एटीएम का अंतिम संस्कार कर नोटबंदी का विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सुनवाई करते हुए केंद्र से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और सरकार से नोटबंदी से हो रही असुविधा खत्म करने की सलाह भी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कैश की उपलब्धता में और कितना वक्त लगेगा। साथ ही पूछा है कि सरकारी बैंकों को पुराने नोट जमा करने की इजाजत क्यों नहीं। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित एक्सिस बैंक के सर्वे में आयकर विभाग को बड़ा घोटाला मिला है। सर्वे में 44 ऐसे बैंक अकाउंट सामने आए हैं जिनमें 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जमा हुई है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 76 लाख की नई करेंसी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए सारे नोट 2000 की नई करेंसी के हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने माटुंगा इलाके से 65 लाख के नए नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नोटों में 72 लाख 2000 की करेंसी में। नोएडा प्राधिकरण में तैनात करीब 4600 कर्मचारियों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। प्राधिकरण इन्हें पुराने नोटों में वेतन दे रहा है और कर्मचारियों के मना करने पर अब सैलरी देने में प्राधिकरण ने मना कर दिया है। नोटबंदी के बीच कानपुर में मंदिर भी कैशलेस हो गए हैं। वैभव लक्ष्मी मंदिर में अब दान पत्र की जगह पेटीएम और स्वाइप की मशीन की सुविधा चालू हो गई है। लोकतंत्र में संसद सबसे ऊपर है। जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने और कानून बनाने के लिए जनता अपने नुमाइंदों को संसद में भेजती है। लेकिन नोटबंदी के बाद जनता की दिक्कतों की दुहाई देने वाले संसद में चर्चा करने की बजाय हंगामा कर रहे हैं।
जिन लोगों के नाम पर संसद ठप कर दी गई है वो बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े हैं। कैश के लिए बेबस हो चुके लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस अब लाठियां भी बरसा रही है। नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नोटबंदी का फैसला गलत है? अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए जो मुद्दे तय किए हैं उसमें यह गंभीर सवाल भी शामिल है कि क्या नोटबंदी का नोटिफिकेशन असंवैधानिक है और क्या नोटबंदी के चलते रोजगार और व्यापार करने की आजादी के हक का हनन हुआ है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जिद से झुकने को तैयार नहीं हैं। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी नोटबंदी पर बहस नहीं हो पाई। हंगामे के बीच संसद स्थगित हो गई, जिसके लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है और सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष की चर्चा से भाग रहा है। के लिए मैं हाउस के अंदर डिमोनेटाइजेशन पे बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं। और मुझे रोका जा रहा है। So basically you are saying you are going to prove in the parliament 100% if they allow me to speak in parliament you will see what an earthquake is going to come. क्या वजह? इतिहास गवाह है कि राहुल जी जब बोलते हैं तो कांग्रेस में भूकंप आता है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि मैं तो एक राज्यसभा की मेंबर हूं और सरकार में मंत्री। मैं स्वागत करूंगी कि डिस्कशन और डेलिब्रेशन की ओर वो अग्रसर हो और इसी प्रोडक्टिव डिस्कशन और डेलिब्रेशन की अपेक्षा राष्ट्र को भी है। सरकार के सभी मंत्री बार बार सदन में और सदन के बाहर आश्वस्त कर चुके हैं कि जब भी आप डिसीजन लेते हैं डिस्कशन करने का, डिबेट और डेलिब्रेट करने का, सरकार तैयार है। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या नोटबंदी का फैसला असंवैधानिक है? हम नहीं कह रहे हैं। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। वाकई अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह देता है तो सरकार के लिए कितनी बड़ी दिक्कत का सबब होगा आप खुद समझ सकते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा हैं, हमारे साथ कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन रंजीत रंजन जी हैं, हमारे साथ सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी अतुल अंजान साहब हैं, हमारे साथ समाजवादी के पार्टी के स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया जी जुड़ेंगे और एडवोकेट विवेक नारायण जो कि इस पूरे मामले में पिटिशनर है। सबसे पहले रंजीत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी रोज बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं कि मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, एक दिन वो कहते हैं मैं बोलूंगा तो मोदी जी के इमोशन बाहर आ जाएंगे। सवाल है बोलते क्यों नहीं? संसद के बाहर ही बाइट देते हैं, संसद के अंदर ये बातें क्यों नहीं बोलते? उनको कौन रोक सकता है? देखिए सवाल ये है कि लोकसभा में लोकसभा कानून और संविधान के अनुसार चलता है और अभी ये ब्रूटल मेजॉरिटी लेकर लोकसभा में है। इनके पास 200 एमपी 280 एमपी हैं और हम लोग लगभग 17 दिन से डिमांड कर रहे हैं। एडजर्नमेंट मोशन में रूल नंबर 56 पे बहस चाहते थे, वो नहीं माने तो हम लोगों ने कहा कि रूल नंबर 84 ये दोनों इसलिए था ताकि वोटिंग हो और बीजेपी की भी आंखें खुले कि उनके भी जो मेजॉरिटी में एमपी हैं वो भी नहीं चाहते जो डिमोनेटाइजेशन जिस तरह से अव्यवस्थित तरीके से किया है। तो गलती अपोजिशन की या राहुल गांधी जी की नहीं है। हम शुरू से चाह रहे हैं सदन में चर्चा हो, लेकिन जिस प्रोपेगंडे के तहत बीजेपी बार बार मीडिया में आकर ये कहती है कि बहस नहीं करने दे रहे हैं, आज खुद एक्सपोज हो गए जब हम वोटिंग भी ना करके राजी थे कि हमें सिर्फ बोलने दो ताकि जनता को पता चले कि कितना बड़ा घोटाला और स्कैम और किस तरह लोगों को, गरीबों को आप मार रहे हो गलियों में, सड़कों में खड़ा करके, लाइनों में खड़ा करके। आज खुद सत्ता पक्ष आज एक्सपोज हुआ कि जिस तरह हम लोग, आपको याद होगा आप स्पीकर की अगर स्टेटमेंट सुनी होगी कि 5 दिन पहले वो कह रही थी कि सारे रूल को आप छोड़ दीजिए, मैं क्वेश्चन आवर के वक्त ही आपको बहस की इजाजत देती हूं। और आज जब हम लोग इजाजत ले रहे हैं कि ठीक है हम भी मान जाते हैं कि वोटिंग के बगैर ही हम चर्चा के लिए तैयार है, तो आज सामने है कि रूलिंग पार्टी भूकंप आने से पहले ही मेरे ख्याल से वो भूकंप आ गया कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी में होने के बावजूद क्या वजह है कि विपक्ष को वो बोलने नहीं देना चाहते।
क्यों नहीं बोलने देना चाहते अगर वो बिना वोटिंग की चर्चा को राजी है? डॉक्टर संबित पात्रा कितने भोले बन के ये सब कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया। देखिए, आजकल अच्छी बात है कि जो भी डिबेट या डिबेट नहीं होना है, डिस्रप्शन पार्लियामेंट में होता है, वो सारे प्रोसीडिंग देश की जनता टीवी के माध्यम से देख रही है। आप खुद बताइए दीपक जी, हम बोलने नहीं दे रहे थे 16 दिन से? कौन किसको बोलने नहीं दे रहा था? मुझे तो वो दृश्य याद है जब यात्री मारे गए थे, 80 से अधिक यात्री मारे गए थे रेल दुर्घटना के कारण। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे तो बोलने दीजिए प्लीज, मुझे तो बोलने दीजिए। देखिए, मेरे बोलने से तो भूकंप भी नहीं आएगा, बोलने दीजिए प्लीज। डाइवर्ट करता हूं मैं तो? अभी 4 सेंटेंस नहीं बोला, आप 15 मिनट से बोल रही थी या पार्लियामेंट के अंदर बैठ। ना आप मुझे बोलने दीजिए। पहले रूल क्या होता है? नहीं, ये अहंकार छोड़ दीजिए रंजीता जी कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं और आपको पार्लियामेंट के सारे रूल पता है। ये हंस के अहंकार छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुस्तान के सभी जनता को जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, दीपक चौरसिया पार्लियामेंटेरियन नहीं है, मेरे साथ पेटिशनर बैठे हैं वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है। हमारा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का, इसलिए प्लीज लीव दिस एरोगेंस कि आपने जवाब भी दे रहा हूं शांति से, बिहेव लाइक अ पार्लियामेंटेरियन। लीव द एरोगेंस ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन एंड बिहेव लाइक अ पार्लियामेंटेरियन। जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, मुंह थोड़ा बंद। जवाब दीजिए, बहस क्यों नहीं करा रहे हैं? नंबर 1, बहस कौन नहीं करा रहा है ये मेरे को विश्वास मत कीजिए दीपक जी, मगर राष्ट्रपति पे तो विश्वास करिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्या करना है, हंसिए मत राष्ट्रपति आडवाणी जी ने क्या बोला? देखिए इनको देखिए, जब ये बोल रही थी 15 मिनट में बोल रहा था क्या? ये जिस प्रकार टीवी में भी नहीं बोलने देना चाहते हैं और भूकंप ला रही हैं इस प्रकार रेटोरिक्स करके, ठीक उसी प्रकार उनका राहुल गांधी भी वहां बोलने नहीं देते हैं और बाद में बोलते हैं बोलने नहीं दिया, अरे भूकंप आ जाएगा, बोल देते तो। कौन सा भूकंप आप यहां ले आ रही हैं जो वो वहां भूकंप ले आएंगे? बताइए। इसलिए शांति से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, हमारे बात को विश्वास मत कीजिए, महामहिम जी की बातों पर विश्वास कीजिए। महामहिम जी ने क्या कहा कि जो माइनॉरिटी है उसका अधिकार नहीं है कि मेजॉरिटी को गैक कर दे। जो लोग दौड़ के वेल में चले जाते हैं उन लोगों का सैलरी बंद हो जाना चाहिए, उनको बाहर कर देना चाहिए। मैं तो रंजीता जी से पूछता हूं, ये सांसद हैं, ये दौड़ के खुद वेल में चली जाती हैं, आप बताइए, आपका तनख्वाह बंद हो जाना चाहिए? आप महामहिम जी से और आडवाणी जी से इस बात पे समर्थन करती हैं, आपका तनख्वाह बंद होना चाहिए और आपको बाहर कर देना चाहिए। आप हाँ बोल दीजिए, मैं उसके बाद और जवाब दूंगा। आप तैयार हैं? आपकी तनख्वाह बंद होनी चाहिए? आपकी तनख्वाह बंद होनी चाहिए, हाँ या ना? दीपक जी मैं बोलूं? बोलिए रंजीत जी। दीपक जी मैं बोलूं? आपकी तनख्वाह बंद होनी चाहिए कल से। इस बार तनख्वाह नहीं लेंगी? आप जज नहीं है। मैं जज हूँ, मैं वोटर हूँ देश का, मैं जज हूँ। अरे पहले चुप कराइए। क्यों चुप कराऊं? आप हाँ या ना में बता दीजिए। तनख्वाह की बात आ गई ना तो चुप कराइए। आप तनख्वाह लेंगी या महामहिम की बात करके तनख्वाह छोड़ देंगी? चुप कराइए। अपनी दवाई आपको खिला रहा हूँ। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से उठा देना चाहिए। अच्छा, और राहुल जी को दे देना चाहिए, यही तो ये चाहते हैं। जीडीपी का मुंगेरीलाल के सारे हसीन सपने 2 लाख करोड़ मोदी जी को हटा दो, राहुल को बैठा दो बिना इलेक्शन कर दिया है। तो पहले प्रधानमंत्री को हटाइए, फिर हमारी सैलरी की बात कीजिए। यही मनसा है, जब एमपी हटा दो मोदी जी को बिना इलेक्शन और बैठा दो राहुल गांधी जी को। यही है भूकंप का आने का मतलब क्या होता है? देन यू रियलाइज। आप तनख्वाह लेंगी या नहीं लेंगी, जवाब नहीं दिया। लोकतंत्र में आप देखिए, ये देखिए, हु यू आर, आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं आपसे पूछ, धत क्या होता है? धत क्या होता है? धत क्या होता है? अरे धत आपको देश की जनता ने किया है 44 मिला के, और धत करेंगी तो बहुत पिटेगा। धत करती है आप टीवी पे मुझे। इनको बोलिए जवाब दे। मैं जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। महामहिम जी ने कहा कि जो लोग वेल में आते हैं उनका तनख्वाह काट दिया जाए। आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं राष्ट्रपति के सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ। आप तनख्वाह छोड़ेंगे या तनख्वाह लेंगी? सवाल रखने का हक तो है। भी आपके चर्चा में भाग ले सकते हैं। नहीं, सवाल पूछने का हक तो है। गौरव भाटिया जी, क्या आपको लगता है कि ये फैसला वाकई में असंवैधानिक है जिस पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी राजी हो गया है? नहीं, देखिए, आपने एक लीगल क्वेश्चन पूछा है तो पहले लीगल क्वेश्चन पे जवाब देता हूं कि अगर आप आरबीआई एक्ट पढ़िए तो आरबीआई एक्ट में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि आप जो है डीमोनेटाइज एक सीरीज को कर सकते हैं। लेकिन पहली बार हमने देखा कि पूरे जो नोट थे 500 के और 1000 एक बार में डीमोनेटाइज कर दिए गए।
तो इसका असर, और हमने ये भी देखा कि ये कोई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हुआ, ये जो कार्य हुआ ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन के थ्रू हुआ, जो कि एक लेजिस्लेशन से बहुत नीचे आता है इन टर्म्स ऑफ लीगल सैंक्टिटी। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय इन सब बिंदुओं पे अब विचार करेगा और देखेगा कि असंवैधानिक है कि नहीं है। दूसरा, मैं राजनीतिक पहलू पे आऊंगा दीपक जी। मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए भी ये अच्छा है कि केंद्र की सरकार सभी राजनीतिक दलों को अपना विरोधी ना समझे। अगर कोई राजनीतिक दल उनको सुझाव देता है कि इंप्लीमेंटेशन में कमियां रही हैं या उसके अलावा आलोचना भी करता है, तो दूसरे राजनीतिक दलों को भ्रष्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। आज सब लोग चिंतित इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब था और 100 लोगों की जानें चली गई क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं सही था। तो हमें आज ये देखना होगा कि क्या ये 100 लोगों की जानें बच सकती थी और आगे हम क्या प्रयास करें कि और लोगों को कठिनाई ना हो और जाने ना जाए। तो एक सकारात्मक भूमिका जो है केंद्र सरकार को निभानी होगी। दूसरी बात मैं कहता हूं, ये लोग हमेशा कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को जो है खत्म करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को आप खत्म करना चाहते हैं तो क्यों है कि 2.5 साल बाद भी जो है लोकपाल नहीं नियुक्त हुआ? क्यों है कि अभी भी कई जगह पे 100 करोड़ रुपए नई करेंसी के पकड़े जा रहे हैं? अगर इंप्लीमेंटेशन इतना अच्छा था तो कैसे इन लोगों के पास इतनी भारी रकम में नई करेंसी आ रही है? उम्मीद रखता हूं कि हमारे सुझाव सही स्पिरिट में लेके कुछ सुधार लाएंगे। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, आपने खुद कहा था कि इस देश के लोग जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर हैं। क्या ये हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जिसके चलते कभी 2000 के नोट मिल रहे हैं नई करेंसी के, कभी 500 के नोट मिल रहे हैं नई करेंसी के, और यथावत जिस तरह से ब्लैक मनी या करप्शन का मनी रहता है उसका मिलना जारी है? नहीं, पहली बात तो है इस देश के लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी में माहिर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, ना कहा। मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने काला धन बनाया और जिन लोगों ने इतने वर्षों तक करप्शन को आगे बढ़ाया वो एक्सपर्ट हैं। दूसरी बात है, आज गौरव जी ने बड़े सभ्य तरीके से सवाल पूछा है, मैं जवाब देता हूं। सही प्रश्न पूछा उन्होंने। नंबर 1 कि रेड्स हुए, 70 करोड़ रुपए पकड़ा गया, कहीं ज्यादा पकड़ा जा रहा है। कि रेड्स भी तो सरकार कर रही है। ये जो पूरा सिस्टम है ये कोई आज खोखला नहीं हो गया, ये दशकों से खोखला सिस्टम है। इसी खोखले सिस्टम को ठीक करने के लिए कहीं से तो प्रयास करना पड़ेगा। जब हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला तो हर बार जो इकोनॉमिस्ट हमारे साथ डिबेट में होते थे, बजट से पहले होते थे, वो कहते थे अरे आप तो स्टेटस क्वोइस्ट है, वही फॉर्मूला आपका चल रहा है इकोनॉमी में, आप बिग बैंग रिफॉर्म कब लाएंगे? जब ये बिग बैंग रिफॉर्म लाया गया है तो स्वाभाविक रूप से देखिए इनकन्वीनियंस लोगों को है, अहंकार नहीं होना चाहिए और सरकार अहंकार भी नहीं कर रही है। मुझे तकलीफ होती है अगर किसी की भी जान जाती है या कोई लाइन में खड़ा होता है, और किसी पॉलिसी को मर्डरस पॉलिसी कह देना यह भी उचित नहीं है। हम ये भी तो नहीं कहते कि देखिए कांग्रेस के समय जो फूड पॉलिसी थी उसके कारण भुखमरी हो गई, लोग मारे गए तो कांग्रेस ने मर्डर कर दिया। जिस प्रकार से ये लाशों की राजनीति करने की कोशिश हो रही है उचित नहीं है। गौरव भाई ने उनके पार्टी को सजेशन देना चाहती है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं सजेशन टीवी चैनलों पर ठीक है, फॉर पब्लिक कंजम्पशन अच्छी बात है, मगर सजेशन कार्यान्वित हो उसके लिए सदन पर सजेशन होने चाहिए। कोई जो अपोजिशन पार्टी है वो आप उनका बिहेवियर देखिए सदन में, सदन चलने तक नहीं देना चाहते हैं। और आज भूकंप की बात कर रहे हैं, देखिए इतने दिन तक प्रिपरेशन आपने अपने भाषण का किया नहीं, और जब भाषण रट लिया तो कह रहे अब मैं मेरा भाषण रट लिया है, अब मैं बोल दूं वरना मैं भूल जाऊंगा और भूकंप आ जाएगा। ये इस तरह थोड़ी होता है। राहुल गांधी जी को हर कोई जानता है रंजिता जी, नॉन सीरियस पर्सन ओनली राहुल, द ओनली नॉन सीरियस पर्सन इन द इंडियन पॉलिटिक्स राहुल गांधी, याद रखिए, इसे गांठ बांध लीजिए रंजिता जी। द ओनली नॉन सीरियस पर्सन इन इंडियन पॉलिटिक्स इज राहुल गांधी, ये आप भी जानती है और मैं आपको भी सलाम करता हूं। दिल पे पत्थर रख के आप लोग राहुल गांधी जी को बचाने आते हैं, ये आसान काम नहीं है। विवेक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अतुल अंजान जी के पास जाना चाहूंगा। अतुल अंजान जी हमारे साथ हम वक्त के लिए जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये फैसला असंवैधानिक है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसकी विवेचना करने को राजी है, और इससे जुड़ी हुई जितनी अधिसूचना है वो भी क्या असंवैधानिक है सेक्टर 26 ऑफ आरबीआई एक्ट के अनुसार? मुझे लगता है कि अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट जो चर्चा कर रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, विभिन्न न्यायिक पक्षों पर चर्चा होगी। आरबीआई के काम का क्षेत्र क्या है, क्या मौद्रिक नीति के संबंध में आरबीआई के गवर्नर कुछ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं,
या उनके सारे अधिकार सरकार ले लेगी, या भारत के नोटों पर जो लिखा है मैं धारक को, आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत से है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए 1500 रुपए देने की ऐलान करता हूं, वो ऐलान समाप्त हो जाएगा देता हूं देश की मौद्रिक नीतियों के अंदर। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि इस पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। एक बात कहना है कि देखिए, सीमा के उस पार से आतंकवाद में अभी 100 आदमी नहीं मरे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के लोग, हमारे सेना के लोगों का 80 लोग मरे हैं। लेकिन देश की सीमा के अंदर, नीतियों के अंदर लाइन लग करके 100 आदमी मर गए। बहुत कष्ट की बात है, दुख होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से कहना है मुझे कि राष्ट्रपति जी, आपने इस सरकार को बनाया है। आप जब पढ़ने आते हैं माई गवर्नमेंट कहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री जी को निर्देश दीजिए कि हट छोड़ दें। और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हटता का सारा दृष्टिकोण छोड़ें, निजता के अंदर झांक कर देखें। संसद के अंदर जो सरकार होती है उसको ज्यादा लचकदार होने की जरूरत है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कह चुके हैं, और ये एक जमाने के अंदर जवाहरलाल नेहरू भी कह चुके हैं। जब संसद चले तो देश की नीतियों के संबंध में संसद में ही बोलें, आपके मंत्री बोलें। कृपया इस पूरी परिस्थिति को समाप्त करने की दिशा में, मान लिया विपक्ष नहीं करना चाहता है, आप ही आगे बढ़ करके इस जड़ता को तोड़िए, देश के अंदर एक नया रास्ता बनाइए। नया रास्ता बनाने की बात सब कर रहे हैं, लेकिन अगर नए रास्ते बनाने की बात संसद के भीतर हो तो बेहतर नहीं होगा। खैर, दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं। विवेक नारायण जी हमारे साथ हैं, जो कि वकील हैं, जिन्होंने पिटीशन फाइल करी है। विवेक जी, आपको पिटीशन फाइल करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों आपको लगता है कि सरकार का जो डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? ये कुछ वजह थी। जैसे ही 8 तारीख को ये वाला डिसीजन मैंने टीवी पर देखा, उस समय मैं टीवी देख रहा था, तो पहली इंस्टिंक्ट में मैंने सबसे पहले जाके एटीएम से जाके 100 रुपए करके 2000 रुपए निकाले, ताकि मैं घर का आने वाले समय में कुछ समय का खर्चा निकाल पाऊं। और उसके बाद में 11:30 बजे मैं इस पिटीशन को ड्राफ्ट करने बैठा। 2:30 बजे तक मैंने इस पिटीशन को ड्राफ्ट किया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी, मुझे ये लगा कि जिस तरीके से इस डिसीजन को लिया गया है, डिसीजन डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन के मैं खिलाफत नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये लिया गया है और जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये, उससे ये मुझे उसी समय आई जस्ट फोरसीन इट कि ऐसा कुछ होने वाला है जिससे पूरे देश की जनता को बहुत परेशानी होनी है। उसकी एक बड़ी वजह थी, क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया कि विड्रॉल की लिमिट्स को कैप कर दिया गया। विड्रॉल की लिमिट्स को कैप करने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट के पास में सफिशिएंट तरह की करेंसी रिप्लेस करने के लिए नहीं है। तो वो उसी दिन मैंने अपनी पिटीशन के ग्राउंड में भी लिखा हुआ था। बहरहाल वो तो अब हम उस स्टेज से काफी आगे आ चुके हैं। पिछले 1 महीने में हमने बहुत कुछ देखा है कि क्या हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बट एट द सेम टाइम मेरा संवित जी से एक सवाल है जो मैं बड़ा आदर के साथ पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इस स्कीम से जो अचीव करना चाहती थी गवर्नमेंट, वो अभी वो अचीवमेंट नजर आता है, स्पेशली इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस फैक्ट कि इतना सारा ब्लैक मनी जो अभी भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, पब्लिक की इनकन्वीनियंस, पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हुई है चारों तरफ। हमारे यहां पर दिल्ली में 9,500 एटीएम है, जनता मात्र 1.25 करोड़ है, दिल्ली की जनता। हमारे यहां पर 6.5 लाख गांव है, 6,40,000 टू बी प्रिसाइज एज पर डेटा ऑफ आरबीआई। उन 6,40,000 गांवों में करीब 95 करोड़ जनता रहती है, और 95 करोड़ जनता के लिए मात्र 40,345 एटीएम है। तो ऐसी कोई विवेचना उस समय की गई थी क्या गवर्नमेंट के द्वारा कि जब इस तरह की परिस्थिति आएंगी, जब हम देख रहे हैं दिल्ली में ही इतनी परेशानी इवन आज तक भी है, तो वहां की परिस्थितियों के बारे में क्या कोई आकलन किया गया था? बिल्कुल ठीक, मैं इसका उत्तर दे दूं? बिल्कुल, मैं आपसे जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। शुरुआत यहीं से करेंगे कि क्या इन चीजों की विवेचना सरकार ने की थी कि इतने सारे लोग हैं, और फैसला असंवैधानिक हो, और नोटबंदी से संसद में बहस से कौन भाग रहा है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? इन 2 सवालों पर डिस्कशन हो रही है। ब्रेक से पहले एडवोकेट विवेक नारायण ने डॉक्टर संबित पात्रा से एक सवाल पूछा था। डॉक्टर संबित, जवाब।
देखिए, नारायण साहब ने एक पिटीशन दायर किया है, मैं उसका इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, और ये वाकई एक लीगल विषय है जिसका कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इस पर टिप्पणी करेगी। बड़ा विषय उन्होंने पूछा कि देखिए एक अनुपात दिया कितने गांव हैं और कितने एटीएम्स हैं। मैं एक बात सिर्फ जनता के लिए कहना चाहता हूं कि जो गांव है, रूरल सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि एटीएम से ही या बैंक से ही जनता पैसा विड्रॉ करती है। 3 वहां सोर्सेज हैं। एक तो स्वाभाविक रूप से बैंक और एटीएम है। मेजर एक सोर्स है वो पोस्ट ऑफिस है, जो कि देश में लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, 86,000 फंक्शनिंग बैंक मित्रास, 86,000 काम करते हुए बैंक मित्र या बैंक करस्पॉन्डेंट कह लीजिए, जो केवल रूरल सेक्टर को कैटर करती हैं, तो उनसे भी पैसा का आदान प्रदान गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। ये तो एक टेक्निकल उत्तर था। जहां तक द लार्जर क्वेश्चन की कौन बहस नहीं होने दे रहा है, आप देख लीजिए बड़े स्पष्ट रूप से पहले दिन से ही सरकार ने स्पष्टता के साथ कहा कि हम बहस चाहते हैं। बहस हुई भी, नवंबर 16 तारीख को एक दिन का बहस भी हुआ। उसके बाद जो ऑपोजिशन ने गोल पोस्ट चेंज किया, उसमें गोल पोस्ट नंबर 1 की प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहते हैं, प्रधानमंत्री मौजूद रहना शुरू हो गए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। उसके बाद प्रधानमंत्री पहले उत्तर दे दे, हम बाद में प्रश्न पूछेंगे। आप खुद बताइए, जब अरुण जी ने और राजनाथ जी ने दोनों ने कहा कि प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, आप प्रश्न पूछिए, यह कहना कि पहले उत्तर आ जाए, प्रश्न बाद में आएगा, इसमें लॉजिक कहां से है? पहले तो प्रश्न पूछना पड़ेगा, तभी तो उत्तर देंगे प्रधानमंत्री। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ब्लैक मनी है कहां? क्योंकि 14 लाख करोड़ रुपए टोटल मनी है। 12 लाख करोड़, मैं इसको समझा, 12 लाख करोड़ जो है वो बैंकों में आ चुका है। 2-2.25 लाख करोड़ का अंतर है। इसका उत्तर देना बहुत आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली? 1 से 1.25 लाख या 1.5 लाख करोड़ मिलेगा, जो आपको टैक्स और 50% सरचार्ज के तौर पर मिल जाएगा। नहीं, मैं इसको रेक्टिफाई करूं। पहली बात तो जिसको हम 14 लाख करोड़ रुपए हैं विमुद्रीकरण हुआ, वो गलत है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। 16.2 लाख करोड़ है। तो मैं आरबीआई के डेटे से कोट कर रहा हूं, उसकी 15 लाख करोड़ का विमुद्रीकरण हुआ। चलिए 15 लाख करोड़ मानते हैं, अभी 11.5 आ चुका है। आप लगभग 12। मेरा ये मानना है कि जो मोमेंटम ऑफ डिपॉजिट होता है वो पहले सबसे ज्यादा होता है, ये मोमेंटम ग्रेजुअली कम होता है। अनुमानतः ही कहा जा रहा है कि लगभग 31 दिसंबर तक 12 ये मैं नीति आयोग का कह रहा था, क्योंकि कल मैं एक डिबेट सुन रहा था जिसमें उनका कहना था कि 12.5 के आसपास डिपॉजिट हो जाएगा। फिर भी 3 लाख करोड़ का एक जो है वो गैप रह रहा है। ये बहुत बड़ा रकम है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको भी हम रिबेट करते हैं। देखिए, ये लॉजिक कि जो भी ब्लैक मनी फॉर्मल सिस्टम में आ गया वो व्हाइट हो गया, ये गलत लॉजिक है। जो फॉर्मल सिस्टम में आता है, बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया, टैक्समैन उसके ऊपर भी ध्यान रखता है, मनी ट्रेल होता है, आपका टैक्स उसमें से जाएगा और स्वाभाविक रूप से जो 50% काट लिया, उससे लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी, रेट बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ा, तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत, आप देखिए इनफॉर्मल सिस्टम से फॉर्मल सिस्टम में आना 25 से 40% भारत की जो इकोनॉमी चलती है वो आउट ऑफ द बुक्स से, बही खातों से बाहर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से वो जब बही में आ जाता है, इससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है। लाभ होता है 86%। बही खातों से बाहर जो इकोनॉमी हमारी चलती है वो 86% है। गौरव भाटिया जी, क्या आपको लगता है कि वाकई लाभ होता है या हम सिर्फ एक रोजी सा पिक्चर देख रहे हैं यहां पर? नहीं, देखिए दीपक जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। संबित जी की बात सुन रहा था बड़े ध्यान से। उन्होंने कहा कि जो विभिन्न पार्टी के नेता है उनको सुझाव केवल चैनल पे नहीं देने चाहिए। तो मैं संबित जी को बताना चाहूंगा कि हमारे 3 सुझाव जो मेन है, पहला, हम लोगों ने किसानों की बात उठाई थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था, लेकिन इनकी सरकार ने बहुत उसमें देरी लगाई। अच्छा है कि कम से कम कुछ हद तक इन्होंने उसे लागू किया, जिससे किसानों को राहत मिली। दूसरी बात हमने करी थी कि ये जो सीजन है, ये शादियों का सीजन है, तो लोगों को कुछ छूट दे विड्रॉल के लिए उसमें, लेकिन इन्होंने इतनी कड़ी जो है कंडीशंस लगाई कि लोग उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। और तीसरा सुझाव भी अखिलेश यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी को ही दिया था कि प्राइवेट अस्पतालों में 500 और 1000 की करेंसी एक्सेप्ट करें और आधार कार्ड और पैन कार्ड ले ले। वो सुझाव आज तक लागू नहीं हुआ। शायद कुछ लोगों की जान हम बचा पाते अगर ये सुझाव आता। दूसरी बात, संबित जी ने कहा कि देखिए करप्शन चल रहा है, सिस्टम को सुधारने में टाइम लगता है। संबित जी, ये जो हजारों करोड़ रुपया और 100 करोड़ रुपए नई करेंसी का 2000 नोटों का पकड़ा जा रहा है, आज प्रश्न ये है कि जब ये नई करेंसी आ रही है तो इतनी भारी मात्रा में लीकेज कैसे हो रहा है?
ये हम पुराने करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सी कमियां हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि पार्लियामेंट चले ये हर कोई चाहता है, लेकिन जब हमारी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल जी ने सुझाव दिए, मुलायम सिंह यादव जी ने भी इस पे चर्चा करी, नरेश अग्रवाल जी ने भी सुझाव दिए, तब भी एक हफ्ते तक प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी रॉक कॉन्सर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कर पाते हैं, लेकिन सदन में आके अपने जो नेता है और दूसरी पार्टियों से उनसे चर्चा नहीं करते। ये ठीक नहीं है। मैं इसका जवाब दे डॉक्टर संबित पात्रा, ये रॉक कॉन्सर्ट की बात बार बार आती है। ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल रेटोरिक्स। देखिए, रॉक कंसर्ट, एक साधारण प्रधानमंत्री हमारे चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक आए हैं, वो क्या पार्लियामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी का अटेंडेंस रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का रहा है, और सबसे कम अगर किसी का रहा है तो कांग्रेस का रहा है, खुद राहुल गांधी जी का रहा है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो ये रॉक कंसर्ट इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो नहीं कहते हैं राहुल गांधी छुट्टी मनाने कहा यूरोप चले जाते हैं या कहां जाते हैं। रॉक कंसर्ट एक बहुत बड़ा ये था जिसमें कि उन्होंने वीडियो मैसेजिंग किया। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो डिमोनेटाइजेशन पे ना भूकंप पे हो रहा है, भूकंप पे तो हो रहा है डिबेट कि भूकंप आएगा कि नहीं, तो वो भूकंप तो राहुल गांधी लाने वाले हैं। डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, आपने रॉक कंसर्ट का सवाल सवाल पूछा, राहुल के विदेश जाने को बहुत बड़ा इश्यू बनाया था देश में। दीपक जी मुझे बोलने मैं बोल लूं। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ रंजीत जी, जैसे ही डॉक्टर पात्रा खत्म करेंगे मैं सीधे आपको राहुल जी बताऊं। सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। आप ये तो बस अहंकार की भाषा इनकी सुन लीजिए। ये यहाँ बैठी नहीं है किसी चीज का जवाब देने के लिए। किस तरह से कोई चिंता मत करिए, अगली बार जब 4 साल से आएंगे तो आप नहीं होंगे, फिर चिंता मत अरे करिए। क्या सिखा के भेजा है इनको? क्या सिखा के भेजा अरे है? आप चुनाव लड़िए मुखिया का। अरे राहुल गांधी आपको क्या सिखा के भेजिए हैं ये फिर बता बात दीजिए। कीजिए। राहुल फिर बात गांधी कीजिए। ये अहंकार की भाषा छोड़ क्या बोली जा दीजिए। रही ये है? अहंकार की भाषा छोड़ दीजिए तो प्लीज। मैं आपसे useless रिक्वेस्ट कर रहा spokesperson। हूं, हम आपका सम्मान करते हैं, मगर ये कहना कि हम संसद में नहीं है तो आपसे सवाल जवाब नहीं कर सके, Too much। ये आपका अहंकार है और टू मच नहीं है। दीपक जी ऐसे प्लीज मत बुलाइएगा। क्यों नहीं I बुलाएंगे don't want दीपक to जी? come। नहीं, you don't want to come, that's a ये separate क्या issue। घर वाला, मेरे को लगता है ये रसोई का किचन लड़ाई लड़ रहा है। क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं? किचन लड़ाई लड़ रहे हैं? सीरियस इशू चल रहा है ये? क्या किचन बोल रहे हैं? कैबिनेट 10 जनपद में होता ये है क्या मैडम, बोल रहे हैं? हमारे यहाँ नहीं होता है। ये किचन क्या बोल रहे कैबिनेट हैं? 10 जनपद में तो होता चुप है। कराइए। किचन की लड़ाई क्या होती है? क्या किचन की लड़ाई होती है? रबिश। What rubbish? Man. No, this debate is on Rahul Gandhi, madam. This debate is on a rubbish. Remember, he speaks rubbish. आप दूसरों को इस प्रकार सवाल के घेरों में मत खड़ा करें। दीपक जी, मैं अपना point बोलूं? मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज पर्सनल ना हो। मैं रंजीत जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर पात्रा से भी करता हूँ। मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता। मत दीजिए। I don't कुछ give you replies questions also. हैं संबित जी से, तो आज्ञा दे तो मैं कुछ पूछ लूं। हाँ, आप ठीक है, पूछें, ठीक है। जवाब तो दीजिए। विवेक मतलब वी आर डाइवर्टिंग द इशू राइट नाउ। हाँ, आप पूछें। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जैसे हमने ये स्कीम को कंसीव किया और हमने ये देखा कि पिछले बीते समय में बहुत सारा पैसा ऐसा सामने आ रहा है। डिमोनेटाइजेशन के 14 दिन के अंदर अंदर ही 13 दिन में ही दिल्ली में 27 लाख की नई करेंसी कहीं पकड़ी गई थी निजामुद्दीन में। वो करेंसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर आई गई थी, मुंबई से वो इधर ट्रैवल होकर आई थी। इस तरीके से और बहुत सारे ऐसे कैशियर करेंसी के पाए गए हैं। तो एक चीज तो तय है कि बावजूद इसके कि हमने करप्शन को एक डायरेक्शन से बंद करने के लिए या ब्लैक मनी को एक जगह से निकाला, तो वो कहीं दूसरी जगह हमें बहुत ज्यादा मात्रा में जगह जगह पर दिखा है। तो ऐसे में जो टैक्समैन का जहां पर इश्यू आता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही मालूम है, 2 बैकग्राउंड हैं इस सारे नोटिफिकेशन की, कि हमारे देश में 0.1% ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, और जिनके पास कैश में ब्लैक मनी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से भी वो 5 से 6% कैश में होता है, बाकी सारा पाइपलाइन में होता है। तो ऐसे स्थिति में जहां पर हमने देखा है ये जो टैक्समैन पकड़ता नहीं है ऐसे लोगों को, 0.1% है। एजी साहब ने भी कोर्ट में ये कहा था कि कुछ लाख ही लोग हैं जो ब्लैक मनी रखते हैं, ये उनका कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो ऐसे में हम कैसे इतनी बड़ी स्कीम जब हमने लॉन्च की और देखा कि बैंक्स, अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो जब हमने देखा कि बैंक में भी लोगों ने, मैनेजर्स ने, बैंक ऑफिशियल्स ने पीछे से पैसा निकालकर लोगों को करप्शन के माध्यम से दे दिया बहुत बड़ी मात्रा में,
तो ऐसे में हम टैक्समैन के ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमने अपनी पूरी जनता को टैक्समैन के सामने एक्सपोज कर दिया, तो वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि टैक्समैन ईमानदारी से अपना काम करेगा, जो पिछले इतने सालों से टैक्समैन ईमानदारी से काम नहीं करता है। इसमें एक सप्लीमेंट्री जोड़ता हूं, बहुत सारा हो जाएगा सवाल। अच्छा ठीक है, उसके बाद में पूछ। देखिए, मैं बिल्कुल अदब से इनका सवाल का उत्तर देता हूं। नंबर 1, आपका कहना कि जो छापे पड़ रहे हैं और पकड़ा जा रहा है, ब्लैक का व्हाइट कन्वर्ट होते हैं, सच बात है। अब मैंने कहा, जो शुरू में डिबेट में कहा था 70 करोड़ पकड़ा गया, कहीं 27 लाख, आपने अभी दिल्ली की बात कही। कौन पकड़ रहा है? सरकार की एजेंसीज ही पकड़ रही हैं। सरकार का मनसा बिल्कुल स्पष्ट है कि मैंने कहा ना, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी चल रहा है उसे भी किसी कीमत पे सरकार ही रोकना चाहती है। सरकार के और ये सिस्टम कब से गला हुआ है? ये कोई 2-2.5 साल में तो गल नहीं गया, ये सिस्टम दशकों से गला हुआ है। सुधारना तो इस सिस्टम को किसी भी कीमत पे पड़ेगा। कहीं न कहीं से ये सुधारने की प्रक्रिया तो शुरू होगी, हमने शुरू किया है। दूसरी बात, आपने कहा कि टैक्समैन पे नहीं जाना चाहता, चोरी अगर 100 होती है तो एक मुश्किल से पकड़ी जाती है। नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम चोरी नहीं, बहुत जगह चोरी हुई। बहुत लंबा सवाल पूछा है, मेरे को प्लीज जवाब देने का मौका दीजिए। देखिए, मैं एक छोटे में कह देता हूं, फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन इज नॉट ऑल और नन फिनोमिना। दैट मीन्स कि आज आप करप्शन के खिलाफ लड़े और कल सुबह तक या दोपहर तक पूरी लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। या इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन है तो खत्म नहीं हो रहा है तो हम लड़े ही नहीं, हम हथियार डाल के बोले नहीं भैया टैक्समैन खराब है, हम कुछ नहीं। मैं एग्री करता हूं, बस एक बात मैं कहना चाहता हूं, बस एक बात, कि क्या लड़ाई ऐसे लड़ी जाए कि जैसे अमेरिका डिसाइड कर ले। एक बात कहना चाहता हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, कि क्या लड़ाई इस तरह से लड़ी जाए कि अमेरिका कल को डिसाइड करे कि एशिया में तालिबान है तो पूरे एशिया को नष्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, क्या ये लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी गई है? चलिए, मैं इस सवाल को घुमाकर रंजीत जी से पूछता हूं। रंजीत जी, जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी बहस के अंदर, वो ये है कि ब्लैक मनी वाले लोग कितने, 4%, 5%, 6%, तो बाकी के 94% लोगों को लाइन में देश में क्यों लगवाया गया? लोग कहते हैं कि एक बेगुनाह न फंसे, इसके लिए आप 100 गुनाहगारों को छोड़ सकते हैं, एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। पूरे देश को आखिरकार लाइन में क्यों लगना पड़ा? दीपक जी, इसी बात के लिए मैं बोलना चाह रही थी कि ये जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया है, पहले इनको एनपीए पे आना था, उसके बाद इनको बेनामी संपत्ति पे आना था। यहाँ पर 0.1% जिनके पास कैश में ब्लैक मनी है, जो बार बार आज हिंदू टेरिटोरियल में पीएम, ये हमारे एक्स पीएम मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि आपने 100 करोड़ को अपराधी बना दिया। सिर्फ मैं एक देसी जवाब देती हूं कि भैया, जब खेत में फसल में गंदे नाले का पानी आ रहा होता है तो आपने क्या किया, पूरे खेत में आग लगा दी, पूरे खेत में मेड़ बना दी और पूरी फसल को आग लगा दी, जबकि वो गंदा नाला अभी तक सीपेज कर रहा है, खुला हुआ है। आपको तो गंदे नाले को बंद करना था ना, आपने पूरी फसल को ही आग लगा दी। तो यही हाल इन्होंने किया है पूरे देश को। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कि एक स्त्री धन होता है, महिला अपने घर में अपने पति से चुरा के, बेटे से चुरा के, वो धन 2.5 लाख नहीं होगा, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, वो अपने बेटी के दहेज के लिए रखती है, घर में मुसीबत के लिए रखती है। आज उसको आपने बैंक में डाल दिया। अब लोग ये डर रहे हैं, आपने बैंक को जो विश्वास करते थे लोग, आज विश्वास करना छोड़ रहे हैं, उल्टा घर में रखना चाह रहे हैं। एक तो हमने मेहनत से कमाकर 2 रुपए रखे, आज उसी को लोग ब्लैक मनी मान रहे हैं। और एक्चुअली जिनके पास ब्लैक मनी था, किसने कहा कि महिला के जो नहीं होता है, धन को काला बेनामी संपत्ति जो लैंड में और जो एनपीए नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स जो है 15 लाख करोड़ जो बैंक में पड़े हैं, जो मालवीय और मोदी को भेज दिया गया, 6,000 करोड़ रुपए उनके माफ कर दिया गया, जी को किसने भेजा मैं बता दूंगा। आपने सारा भार किसानों को दे दिया, महिलाओं को दे दिया, बीपीएल को दे दिया, आपने मिडिल क्लास, लो क्लास। आज फैक्ट्री में मैं एक एग्जांपल दूंगी प्लीज, 200 आदमी काम कर रहे हैं, 100 आदमी को उन्होंने ऑन पेपर रखा है, 100 को उन्होंने मान लिया ऑफ द पेपर रखा था, लेकिन एटलीस्ट उनको 10,000 मिल रहे थे। आज आपने उसकी रोजी रोटी तो काट दी। आज सारे मजदूर पलायन कर रहे हैं। आप कौन से काले धन की बात कर रहे हो? जो काला धन 5,000 आप 4 नौकर रखते हो, आप 2 नौकर चेक से दे रहे थे, 2 नौकर को आप कैश में दे रहे थे। आज अगर आप उन व्यक्तियों को आप टाइट कर रहे हो तो वो 2 नौकर को वापस भेज देंगे, वो 2 नौकर को वापस कर देंगे। तो आज सर्वे निकल रहा है, कम से कम 10 से 12 लाख अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। आप बिल्कुल नहीं, उद्योगपतियों से पूछिए,
80% उद्योग बंद हो गए हैं। वो कह रहे हैं ना हमारे पास 80% माल लेने के लिए पैसा है, ना अपने लेबर को देने के लिए पैसा है, रखना चाहिए, ना ही 80% उद्योग बंद हो गए, बताइए, ना ही फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा है। वो आप क्या करेंगे जिस तरह से पूरे देश को आपने कगार में खड़ा कर दिया है, और 7 देशों में जहां भी इस तरह से डिनोमिनेशन हुआ, हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डिमोनिटाइजेशन हुआ, और जो अब सुप्रीम कोर्ट देखना यह भी पूछेगा कि किस राइट से आरबीआई गवर्नर की इस घोषणा को, आपको पहले से कैसे पता सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा? ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा, बंद करने जा रहा हूं। इनको पहले से कैसे पता सुप्रीम कोर्ट क्या? मैं दीपक जी को कहूं, गवर्नर का होता है। गौरव जी एक मिनट, मुझे डॉक्टर पात्रा का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो इकलौते बेटिंग कर रहे हैं। जो 8 बजे 8 नवंबर को मोदी जी ने दिया, ये राइट गवर्नर का था, इसके लिए भी बीजेपी को तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, मगर रंजिता जी ये भी बता दीजिए कि आपको पहले से पता कैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा, इसका भी जवाब दीजिएगा जरा। मैंने आपको पहले से कैसे पता? सवाल किया सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो सवाल का जवाब तो दूंगा, मगर आपको पहले से कैसे पता सुप्रीम कोर्ट क्या पूछने वाला है? ये कैसे पूछा है? मैंने बिहाफ ऑफ इंडिया, यू आर नॉट टू बिहाफ ऑफ इंडिया, ओनली 44 मीडिया। बिहाफ ऑफ मीडिया बोल। मैं लेकिन संबित जी बड़ा सवाल है यहाँ पर, अगर किसी आदमी को सबसे ज्यादा झटका लगा है तो वो दिहाड़ी मजदूर है, वो डेली वेजेस वाला है, जो रोज खाता और रोज कमाता है, 2 रुपए के चावल खरीदता है, 50 पैसे का नमक खरीदता है, 2 रुपए का तेल खरीदता है, और फिर उसका घर चलता है। और ऐसी बहुत बड़ी संख्या भारत में उनको सबसे ज्यादा झटका लगा है। क्या वो ब्लैक मनी होल्डर? बिल्कुल नहीं है, और आपका ये जेन्युइन सवाल है, आपका सवाल पूछने का तरीका भी ठीक था, मुझे लगता है इसका उत्तर मिलना चाहिए। सही बात है, उनको इनकन्वीनियंस हुई है, मगर फायदा लॉन्ग, हमने हमेशा कहा पेन इन द शॉर्ट टर्म, गेन इन द लॉन्ग टर्म। अभी यही दिहाड़ी मजदूरों का गेन लॉन्ग टर्म में कैसे होगा? नंबर 1, अब देखिए मिनिमम वेज के बारे में अतुल अंजान तो चले गए, लेफ्ट बहुत कहती थी कि मिनिमम वेज मिलना चाहिए। मिनिमम वेज किसी भी दिहाड़ी वर्कर को नहीं मिलता था। 8,000 मिलेगा कह के 4,000 देते थे, पेपर में दस्तखत करवाते थे, बैंक अकाउंट खुलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए अमूल ने प्रॉफिट भी की इस साल, और 2 लाख उनके कर्मचारियों का अकाउंट भी खोल दिया, उनको चेक से पेमेंट भी कर दी है। जितना अमाउंट सब चेक से पहुंच गया है। जो बंगाल और असम के टी वर्कर्स थे 10.5 लाख, लगभग सबके अकाउंट खुल गए हैं, चेक से पेमेंट हो गया, वहां अब किसी प्रकार की अफरा तफरी नहीं है। स्वाभाविक रूप से जो लॉन्ग टर्म गेन होगा, न्यूनतम वेजेस उनको मिलेगा। सही बोल रहे हैं, टेम्पररीली कुछ परेशानियां जरूर है। मुझे एरोगेंट होकर यहां नहीं चिल्लाना चाहिए कि कोई परेशानी नहीं है, जमीन पे जाके समझना चाहिए, उसे दूर भी करेंगे, और ऑपोजिशन हमें उसमें मदद भी करनी चाहिए। मगर बताइए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कल मुझे फ्लैट खरीदना था, नारायण जी को फ्लैट खरीदना है, आपको जमीन खरीदनी है दिल्ली में या कहीं भी भारतवर्ष में, तो आप और हम आराम से सुबह उठ के एक चेक काटते थे 20 लाख रुपए का, और एक पोटली में 80 लाख रुपए भर के जाते थे कि भैया ये जो है ये तो 20 लाख व्हाइट के ले लो, ये अब बिना ब्लैक के तो कुछ होगा नहीं। अपने सफेद पैसे को हम ब्लैक करके जाके जमीन खरीदना पड़ता था। ये हमारे लाइफ में नॉर्मल था, कच्चा बिल पक्का बिल ये सब नॉर्मल था। किसी को तो ये सिस्टम को ठीक करना है ना। अभी बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, होगा। आप लोग इतने नेगेटिव क्यों हैं? देश बदलना नहीं चाहिए क्या? सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए जैसे आपका चलता रहा था। ठीक है, गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी, क्या वाकई ये सब सिस्टम बंद हो जाएगा या कोई नया तरीका लोग इजाद कर लेंगे इस सिस्टम से भी पार पाने के लिए? इजाद हो चुका है। कितने नेगेटिव है देखिए, कुछ भी देश में सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए जैसे किचन कैबिनेट चला रही है। संबित जी से कुछ कहना चाहूंगा, बहुत ही पॉजिटिवली सुझाव देता हूं। सुनिए, ये जो भी प्रक्रिया है दीपक जी, ये केवल जो है टेम्पररी इलाज है। अगर हम काले धन से लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि ये भी अपनी बात जो है पार्टी में रखेंगे इसे और सरकार में रखेंगे। पहली चीज, करप्शन से लड़ने के लिए हमें लोकपाल चाहिए। 3 साल हो गए, लोकपाल आज नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट ने जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है और करप्शन लॉज है, उसको अमेंड करने के लिए एक बिल लाने की बात करी, जिसमें करप्ट बाबुओं को ये लोग प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं और सैंक्शन और जो है मुश्किल हो जाएगी लेना। तो ये कैसी करप्शन के साथ लड़ाई है? तीसरी बात, अगर आप अपना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स नहीं बढ़ाएंगे, स्क्रूटनी सभी इनकम टैक्स रिटर्न्स की नहीं करेंगे और सैंपल स्क्रूटनी होगी, तो ये जो काला धन आपको लगता है कि आप जीते हैं, कुछ महीने में ये काला धन वापस आएगा।
2,000 रुपए के नोट लोग स्टैश करेंगे, फिर से काला धन जनरेट हो जाएगा। इसलिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, जो कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा, जिससे हम टैक्स ब्रैकेट में जो अभी 1% पॉपुलेशन देती है इंडिया की टैक्स, उसको हम लोग लाए और हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम को दुरुस्त करें, तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादा लाभदायक होगा और ये जो है ज्यादा सकारात्मक एक लड़ाई होगी। दूसरी बात भाजपा की भूमिका की है। जब पिछली लोकसभा सबसे कम कार्य हुआ तब भाजपा विपक्ष में थी और कहती थी कि पार्लियामेंट चलाने की भूमिका और जिम्मेदारी जो है वो तो सत्तारूढ़ पार्टी की है। आज ये सत्तारूढ़ है तो कहते हैं विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही। तो या तो ये लोग तब गलत थे और या ये आज गलत है, ये तय इन्हें करना है। थोड़ा सबको साथ में लेके चलने की आदत डालनी होगी। हम लोग जीएसटी में भी आपके साथ देश हित में खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन बाकी पार्टियों को भ्रष्टाचार बताना कि काला धन है, मैं समझता हूं इस तरह की भाषा से जो है आप दूसरी पार्टियों को अपने से दूर कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूं डॉक्टर पात्रा। देखिए, ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हम हंगामा मचा रहे हैं। मैं तो साधारण एक गाने में कहा जाता है ना, हंगामा क्यों है बरपा, चोरी तो नहीं की है। जो हंगामा हम मचाते थे पार्लियामेंट में, जब हम सरकार में नहीं थे, ऑपोजिशन में थे, वो हंगामा क्यों बरपा था? सीएजी ने कोलगेट में 2G में 1.86 लाख करोड़, 1.76 लाख करोड़, सीडब्ल्यूजी में 70,000 करोड़, इस प्रकार के रकम क्या हुआ बताइए संबित भाई? एक सेकंड मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं क्या वो स्कैम नहीं था? देख लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं तो बीच में किस प्रकार की बात है, इसीलिए तो आपको कहा जाता है आप लोगों के पास ब्लैक मनी है। देखिए, याद दिला रहा हूं आपको, मैं बोला तो अर्थक्वेक आ गया। देखिए अर्थक्वेक, अभी आप बोल रहे थे मैं भूकंप आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब जैसे ही हम, आप क्यों चिल्ला रही है इतना? 2G 3G जीजाजी का नाम लेते इतनी परेशान क्यों हो जाती है? क्यों परेशान हो जाती हैं आप इतना? आपके समय घोटाला हुआ, सीएजी ने कहा, उस घोटाले को हमने जांच के लिए कहा, हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, जेपीसी गठन हुआ, नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि पैसा देश में वापस आया। आज भी कालाधन की लड़ाई पे हम लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 500 करोड़ की शादी कर रहा है रेड्डी। 5,000 करोड़ के घोटाले में दोनों सोनिया जी और राहुल जी मुचलके पे बाहर हैं, पता है ना? मुचलके पे बाहर हैं दोनों, सोनिया जी और राहुल जी, इसलिए मुस्कुराना बंद कर दीजिए। बेल पे बाहर हैं और यहां आप इतना चिल्ला, व्हाट रबिश, व्हाट रबिश? सुप्रीम कोर्ट की बात रबिश है? देयर इज ओनली वन रबिश इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप भी जानती हो रबिश कौन है, आप भी जानती हो रबिश कौन है। डोंट कॉल हिम रबिश, ही इज कॉल्ड एज राहुल गांधी। इसलिए आप प्लीज इस प्रकार की बातें मत करिए। 5,000 की मुचलके पे दोनों बाहर हैं, बेल पे बाहर है, मुचलका मतलब बेल पे बाहर हैं। और आप दिस इज दी आंसर, दिस इज दी आंसर, आप लोग दिस इज दी आंसर। आप लोग परेशान क्यों हैं? मैं आपको उदाहरण तो दे रहा हूं। जो लोग करप्ट हैं, जब करप्शन पकड़ा जाता है तो अर्थक्वेक आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद योर आंसर। नो, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड। आप लोग तो गवर्नेंस में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लोग किस पे हंस रहे हैं? लोगों को पता है। आज अर्थक्वेक पे हंसी हो रही है पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया के लोग आज वो राहुल का अर्थक्वेक, राहुल का भूकंप पे हंस रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप राहुल पे हंस रहे हैं, लेकिन आपके कारण रो रहे हैं। बीजेपी के कारण लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं, राहुल पे हंस रहे हैं। बीजेपी के कारण 105 लोगों की डेथ हो गई। इस प्रकार बीजेपी के कारण 105 लोगों की डेथ हो गई। लाशों पे आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? मेरे पास अफसोस आज के लिए वक्त इतना ही है, लेकिन फिर अंत में यही कहूंगा कि व्यक्तिगत अगर हम ना हो तो बेहतर होगा। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।